My dear students, colleagues and friends, fans and followers, and every learner of English subject and English language, every viewer of my channel, all of you are most welcome to my channel. That is the village teacher, and I am S.K. Tripathi, a humble and an ordinary teacher of a small village. I have named this channel a village teacher because I have a great attachment to villages, and I think the villages are the foundation of the cities and they may be called the father of cities. You may can name it according to your choice, but I think you will find it the best name a village teacher. At first, I would like to inform you, if you are new to my channel and you have not subscribed yet, please subscribe it and like my video if it is praiseworthy. My channel has no outward superfluous pump and show, but it has the essence of English language, the soul of English language. It has its own importance in the world of English, and this thing of it will reveal to you gradually as we proceed further. I would like to remind you that from yesterday I started the topic of translation. That is a very important topic. You have to understand it attentively. Now, understand with us. Please come to the blackboard. देखिए, ट्रांसलेशन मुझे शुरू करना था, वो तो मैंने कर दिया है। और कल मैंने ट्रांसलेशन में वाक्य होते हैं, तो कल मैंने वाक्य बताए हुए थे कि वाक्य में जो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन किसी को हो सकता है, क्या इंट्रोगेटिव क्या है, वो हमने विवरण दिया था। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर किसी को जो चीजें ऑलरेडी मालूम, उनका रिपीटेशन रिवीजन होगा, और जिनको नहीं पता उनको बेनिफिशियल जो बेनिफिट होगा। तो इसलिए वीडियोस को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते चले और उन्हें अच्छी जगहों में सेंड फॉरवर्ड जरूर कर दें, ताकि ये सही उचित लोगों तक पहुंच सकें। देखिए, अनुवाद करने के लिए 4 चीजें जरूरत है। वो मीनिंग तो आवश्यकता पड़ती है, शब्दों को अंग्रेजी में तो लिखना ही पड़ेगा, और शुद्ध लिखने के लिए ग्रामर चाहिए और अनुवाद के नियम चाहिए। अगर रीडिंग किए हमने, तो हमें क्षमता विकसित होती है ट्रांसलेशन को बेहतर बनाने की, क्योंकि बहुत सारा मैटर मिलता है ट्रांसलेशन को समझने बेहतर बनाने में। कितना हम जो फालतू का हिंदी में लिखा हुआ है उसको अलग कर दें, या जो कम लिखा हुआ है जो आवश्यक है छूट गया हिंदी में, उसको अपने मन से जोड़ लें, या जो लिखा गया वो हिंदी बदल के ट्रांसलेट करें। ये सब करना पड़ता, आप देखेंगे भी वाक्यों में। तो आइए पहले वाक्य से इस चीज को समझते हैं। जैसे पहले वाक्य हमने लिखा हुआ है, उस सन्नपात से ग्रस्त रोगी को कुकरौंधा का गुनगुना काढ़ा दिन में 3 बार दिया जाना चाहिए था। वाक्य तो थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जो मैंने बोला हुआ है वो सारी बातें इसमें क्या, इसमें मीनिंग्स भी है, इसमें ग्रामर भी है, और इसमें ट्रांसलेशन के रूल्स भी है। क्या है, जैसे सन्नपात की अंग्रेजी एक बीमारी क्या हो सकती है, ये एक मीनिंग है। कुकरौंधा एक जो जड़ी बूटी या पौधा है, वो एक मीनिंग है, अंग्रेजी का एक शब्द है। गुनगुना एक अच्छी मीनिंग, क्योंकि गर्म या ठंडा की अंग्रेजी तो इजी, लेकिन जो बीच का शब्द गुनगुना है उसकी क्या अंग्रेजी हो सकती है, जैसे काढ़ा है, इसकी क्या अंग्रेजी है। ये थोड़ा रेयर वर्ड्स है। रेयर वही जो पढ़े नहीं बस वो रेयर लगते, जैसे काऊ माने गाय पढ़ लिया हुआ है तो वो रेयर नहीं है। लेकिन जो अगर अडर बोले या अगर हम हीफर बोले जो गाय की बछिया, तो थोड़ा रेयर और आगे बढ़ जाए, जो पढ़े हुए नहीं बस वही रेयर है। तो या तो ये शब्द आ चुके हैं। फिर इसमें चाहिए का प्रयोग, शुड वगैरह का प्रयोग है,
फिर शुड को पास्ट में ले जाया गया है, शुड हैव लगा हुआ है, फिर पैसिव वॉइस बना दिया गया है, दिया जाना चाहिए था, देना चाहिए शुड गिव, और देना चाहिए था शुड हैव गिवन, और फिर दिया जाना चाहिए था पैसे शुड हैव बीन गिवन। तो वहां पे ग्रामर और ये ट्रांसलेशन के नियम भी है, मीनिंग्स भी है। ग्रामर क्या है, जैसे ग्रस्त की अंग्रेजी एफ्लिक्ट, ग्रसित होना किसी बीमारी से, उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, तो विद लगता है। जैसे किसी बीमारी से कोई मर जाए तो प्रीपोजिशन वहां ऑफ लगता है, डाइड ऑफ कॉलरा, डाइड ऑफ फीवर। और अगर किसी बीमारी से कोई बीमार है तो इल विथ, एफ्लिक्टेड विथ, और सफर माने पीड़ित होना, फ्राम लगता है। तो ग्रामर भी इसमें आई हुई है। आइए इस वाक्य को बनाते हैं कि दैट पेशेंट, वो रोगी, एफ्लिक्टेड विथ डेलिरियम, जो सन्निपात से ग्रसित है, शुड हैव बीन गिवन, उसको दिया जाना चाहिए था। द टेपिड डिकॉक्शन, गुनगुना काढ़ा ऑफ डैंडेलियन, कुकरौंदा का, थ्राइस एड, दिन में 3 बार, थ्राइस इन एड नहीं लिखा गया है, थ्राइस एड ही बढ़िया अंग्रेजी लिख दी गई है। तो सारा समझना है कि एफ्लिक्ट माने ग्रसित होना, डेलिरियम वो सन्निपात का रोग होता है, उसमें आदमी अनाप शनाप बकता है। और ये डिकॉक्ट माने काढ़ा बनाना, आसमन करना, डिकॉक्शन माने काढ़ा होता है। गुनगुना की 2 अंग्रेजी है, एक ल्यूक वार्म है, टेपिड है, डैंडेलियन कुकरौंदा होता है। तो ऐसे वो बना हुआ। अब ये भी अभी हमने जो है इसका जो ऊपर हेडिंग डाली है, इंट्रोडक्शन टू ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। तो अनुवाद के लिए प्रस्तावना है वो। तो ये भी ग्रामर है कि इंट्रोडक्शन ऑफ नहीं लिखा है, इंट्रोडक्शन फॉर नहीं लिखा है। किस चीज का इंट्रोडक्शन, वहां टू लगाया जाता है, प्रीपोजिशन। ये चीजें आपको यहाँ तो मैंने लगभग जितना एक झलक हमने दी अलग अलग ट्रांसलेशन के प्रकार की, लेकिन इनको विस्तार से आप हर चैप्टर को पढ़ेंगे ट्रांसलेशन में, चाहे कॉम्प्लेक्स हो, पार्टिसिपल, उनमें सब एक एक 2-2 वाक्य हमने लिख दिए हैं। एक झलक देखिए, इस जैसा आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये पूरा नहीं है, टाइम ज्यादा हो जाता, और विभिन्न प्रकार की अंग्रेजी ट्रांसलेशन में शामिल की जाएगी। ये तो देखने पर आपको मिलेगा। जैसे अगला वाक्य हमने लिख दिया, ये मोटरसाइकिल 1 घंटे में कितना जाती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हाँ कितना जाती है, मतलब तो सेंस लगाना, कितनी दूर जाती है। कितनी दूर की अंग्रेजी हाउ फार वहां लिखनी पड़ेगी। तो हाउ फार डज दिस मोटरसाइकिल गो इन एन आवर अंग्रेजी बनानी है, तो उसको समझना है। वो सारे टेंस पढ़ाने के बाद में बाहर जितनी चीजें हैं, मैं यहाँ क्यों एक्सप्लेन करूँ, वाक्यों को समझाना फिलहाल अभी। तो हाउ फार से बनाएंगे, कितनी दूर जाती, कितना जाती। भले ही वहां दूर नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी सेंस लगाया जाएगा। इसको बोला गया कम हिंदी में लिखा है, तो हिंदी मन में बना लो। अगर ज्यादा लिखी तो हटा दो, और बदलनी पड़े तो बदल दो, ट्रांसलेशन कर दो। यही इंग्लिश से हिंदी में भी करना पड़ता है, यही हिंदी से अंग्रेजी में करना पड़ता है। अगला बात देखिए, मास्टर साहब तुम्हें रोज कब तक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कब तक मतलब कितनी देर तक, टाइम में लॉन्ग चलता है, दूरी में फार चलता है हाउ फार, और टाइम में लॉन्ग चलता है हाउ लॉन्ग से बनाएंगे। हाउ लॉन्ग डज द टीचर टीच यू इंग्लिश डेली इन द इवनिंग, उसकी अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों वाक्य लिखे। केवल ये बताया गया है कि यहाँ हाउ फार लगा हुआ, हाउ लॉन्ग लगा। अभी तो एक एक चैप्टर उठा के प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट जो भी उसको बेहतर समझाना है। वह गाय कितने में बिकी, पास्ट इंडेफिनिट लग रहा है, आइए निकला हुआ है, लेकिन ये पैसिव वॉइस भी है। कितने में शॉर्ट में हिंदी है, बोलने वाली हिंदी है ये, और बोलने वाली अंग्रेजी। वह गाय कितने में बिकी मतलब अपने आप नहीं बिकी, किसी के द्वारा बेची गई, वहां द्वारा छुपा हुआ है ये। वह गाय कितने में बिकी, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तभी सही बनेगा। कितने मतलब कितने रुपयों में, तो फार हाउ मेनी रुपीज लिखना पड़ेगा। ग्रामर क्या है, खरीदने बेचने में फार लगता है, फार लगाना पड़ेगा। फार हाउ मेनी रुपीज, कितने रुपयों में, वाज दैट काउ सोल्ड। ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वाक्य बना है, तो इसको समझना है। एक झलक है, अभी काम तो इस पे एक फुटकर में डाल के कल से शुरू होगा। अगला वाक्य, क्या तुम मेरा एक काम करोगे, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है, लेकिन ट्रांसलेशन थोड़ा अच्छा है कि विल यू डू मी ए फेवर, बढ़िया अंग्रेजी। विल यू डू माई वर्क वगैरह अच्छा नहीं है। ये आपको वहां मिल जाएगा सोक्रेटिस पार्ट, जो हाई स्कूल में एक सोक्रेटिस लेसन है, वहां सुकरात ने क्रिटो से कहा कि कैन यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मेरा काम कर सकते हो। तो ऐसे मैंने बना दिया है कि विल यू डू मी ए फेवर, क्या तुम मेरा एक काम करोगे।
अगला वाक्य देखिए, खेतों में मवेशी चर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो वहां हमने क्यों लिख दिया है कि मवेशी में कंफ्यूजन हो सकता है, वो कैटल्स नहीं लिखा जाता है। वो जो घास खाने वाले जानवरों को कैटल ही बोलते हैं, उनका बहुवचन एनिमल के तरीके से एनिमल्स नहीं होता, वो कैटल ही बहुवचन खुद ही है। इसमें एक वचन की क्रिया भी नहीं लगती कि मवेशी चर रहा है लगा दे, वहां पे मवेशी तो खुद बहुवचन अपने आप में है, तो कैटल आर लिखना है, कैटल इज नहीं होना है और कैटल्स नहीं होना है, कैटल आर ही रहना है। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, उसका ट्रांसलेशन है। अगला वाक्य ये लिखा है, तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वहां थोड़ा सा एक ऐसी हिंदी लिख दी गई है जो थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में है, तो अंग्रेजी सोच के बनाई जाती है कि थमना मतलब रुकना, तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था, ऐसा लग रहा था तूफान रुकेगा ही नहीं। ये द स्टॉर्म वाज नॉट गोइंग टू स्टॉप, तूफान रुकने नहीं जा रहा था, अर्थात रुकने का नाम नहीं ले रहा था। नाम लेना, नेम वगैरह अंग्रेजी नहीं चलेगी, ट्रांसलिटरेशन नहीं किया जाता है। जैसे बोला गया अक्षर सा अनुवाद, तो अंग्रेजी ट्रांसलिटरेशन वो नहीं करती। जैसे उसने उपन्यास पढ़ने में अपना समय काटा, तो आप कर दें ही कट हिज टाइम, गलत, ही पास्ड हिज टाइम, उसने समय गुजारा, ही स्पेंट हिज टाइम, वो अंग्रेजी बढ़िया है। तो नाम लेना वगैरह इंग्लिश कुछ नहीं लिखना है। तूफान थमने नहीं जा रहा था, रुकने नहीं जा रहा था, द स्टॉर्म वाज नॉट गोइंग टू स्टॉप, ये अंग्रेजी अच्छी पास्ट कंटिन्यूअस था। ये बात प्रेजेंट परफेक्ट में हमने लिख दिया है, उसने अभी तक तुम्हारा पैसा क्यों नहीं लौटाया, उसने अभी तक तुम्हें तुम्हारा पैसा क्यों, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी तक अंग्रेजी में क्या लिखनी है, तो व्हाई हैज नॉट रिटर्न्ड यू योर मनी, येट से हो जाएगा अभी तक। मैंने वो अंग्रेजी क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि हमने जो मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो में आप अंग्रेजी सुन तो रहे ही है, तो उसको सुन करके दिमाग में चित्रित करके समझिए। हिंदी आपके सामने, इंग्लिश आपको सुनाई दे रही है, तो सुन करके आगे हम हिंदी अंग्रेजी सब लिखेंगे, लेकिन यहाँ वाकई कुछ ज्यादा थे इसलिए मैंने उनकी अंग्रेजी लिखी नहीं, ये बोल के समझा रहा हूँ। तो वाई हैज नॉट रिटर्न्ड यू, उसने अभी तक तुम्हें तुम्हारे पैसे, यानी वो पैसा हो या रुपया हो, मनी ही लिखेंगे। वाई हैज नॉट रिटर्न्ड यू योर मनी येट, येट लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अभी तक के लिए। फिर देखिए मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, इसमें एक बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, एक बनेगा पास्ट परफेक्ट में। ये वाक्य पास्ट परफेक्ट में भी पढ़ाए जाते हैं और ये वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में भी है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम में जो बिफोर आफ्टर कंजंक्शन है वहां भी इनको पढ़ा दिया जाता है। यहाँ दो वाक्य जुड़े हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट है, एक पास्ट परफेक्ट है, आफ्टर से जुड़ेगा। तो जब आफ्टर से जुड़ेगा तो शुरू में पास्ट इंडेफिनिट लिखा जाएगा। यहाँ कौन आया था, हु केम हियर आफ्टर आई हैड गॉन, जब मैं जा चुका था। तो ये आपको तो अभी आज समझ में आया ना, ये तो सिर्फ एक झलक है ट्रांसलेशन की, प्रस्तावना है आज से। इसको एक एक चैप्टर उठाकर विधिवत बहुत एक्सप्लेन करके समझाया जाना है। मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था, हु केम हियर आफ्टर आई हैड गॉन, इसका ट्रांसलेशन है बारिश समाप्त होने से पहले हम घर पहुंच चुके हैं। ये फ्यूचर परफेक्ट है, ये भी कॉम्प्लेक्स में बिफोर आफ्टर आता रहेगा। एक बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और एक बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। बाद वाली अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं, वी शैल हैव रीच्ड होम, हम घर पहुंच चुकेंगे। बिफोर इट स्टॉप्स रेनिंग, बारिश होना खत्म होती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बिफोर इट स्टॉप्स, क्या बारिश होना, रेनिंग। तो ऐसे वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में एक और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक बिफोर से जुड़ेगा। कॉम्प्लेक्स ये भी है, इसको फ्यूचर परफेक्ट में भी पढ़ाते हैं और कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ाते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब ये जो क्या नाम, यहाँ तक हम आ चुके हैं। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बहुत अच्छा वाक्य। गलतियां कर सकते हैं कि फ्रॉम व्हेन आई एम आई वेटिंग फॉर यू, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम वाला वाक्य, जैसे मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हैज बीन से बनाना चाहिए और उसमें सिंस फॉर लगाना चाहिए ऐसे। और जिसने इज एम आर से बना दिया फ्रॉम व्हेन, से गलत होगा। तो फॉर हाउ लॉन्ग, कब से, टाइम में लॉन्ग चलता है, फॉर लगाएंगे यहाँ पर। फॉर हाउ लॉन्ग, कब से, हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू, ऐसे बनाएंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है जो धोखा दे रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इधर उधर की बातें मत बनाओ, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन मुहावरे में मैंने लिख दिया हुआ, एक मुहावरा है इधर उधर की बातें बनाना। तो इंपरेटिव सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो ऐसे वाक्य मिलेंगे, जैसे यहाँ आइए वहां जाइए ऐसे। तो डू नॉट बीट अबाउट द बुश लिखा जाता है, वो मुहावरा है।
अगला वाक्य, कितने मूर्ख हो तुम, या भगवान करे तुम जुग जुग जियो। तो कितने मूर्ख हो तुम, ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्य प्रकट हो रहा है। हाउ फुलिश यू आर, जब आप एक्सक्लेमेटरी पढ़ेंगे तो विभिन्न प्रकार के वाक्य वहां मिलेंगे और विधिवत समझेंगे भी उनको। भगवान करे तुम जुग जुग जियो, या ऑप्टेटिव सेंटेंस है, शुभकामना की गई है इसमें। तो मे यू लिव लॉन्ग, इसका ट्रांसलेशन काफी है, ऐसे लिखा जाएगा। जब आप ऑप्टेटिव पढ़ेंगे तो विभिन्न उदाहरण पढ़ेंगे वहां। अब ये तुम्हारे कितने भाई बहन है, ये तो हैज हैव का प्रयोग है। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, जैसे मेरे पास एक बल्ला है, हमें बैट, इस प्रकार से ये भी है। लेकिन इसका एक स्तर हमने यहाँ बढ़ा दिया था कि जो ये लिखा है कि तुम्हें जो कहना था वो कह लिया, अर्थात तुम्हें जो कहना था वो कह लिया। तो इसकी अंग्रेजी हैड योर से है, मतलब हैड शुरू में पास्ट में हो गया, हैड योर से अपना कहना। बहुत बढ़िया अंग्रेजी है ये। वहाँ स्पेशल एक्सपीरियंस इंटरमीडिएट में जो एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरी में, तो ज्ञान बाबू की पत्नी ये उस महिला से जिसके पति को जेल हुई थी, उसने कुछ ऑब्जेक्शन किया था कि मैं रहना नहीं चाहती। तो उनकी पत्नी ने कहा था हैड योर से, तुम्हें जो कहना था वो कह लिया। तो उस महिला ने फिर जवाब दिया जिसके पति को जेल हुई थी कि नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ कहना है। तो नो, आई हैव प्लेंटी मोर टू से। तो हैज हैव का प्रयोग में अच्छे यानी स्तर तो हमेशा वाक्यों में बढ़ता है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्टी से कुछ भी अंग्रेजी में स्तर बढ़ जाता है जब चाहे तब। तो ये हैज हैव के वाक्य है। अब आगे देखिए वाक्य लिखा है, आजकल मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। हैज टू हैव टू प्रेजेंट में पढ़ता था, हैड टू पड़ेगा, विल हैव टू, शैल हैव टू। तो आजकल मुझे जल्दी उठना पड़ता है। नाउ डेज आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, ऐसे बनाएंगे। काम करवाने के लिए आजकल रिश्वत देनी पड़ती है, ये वाक्य हमने लिखा हुआ है, काम करवाने के लिए आजकल रिश्वत देनी पड़ती है। तो काम करवाने के लिए कास्टिव वर्ब भी यहाँ जुड़ गया है। करवाना, करना नहीं, करवाना है किसी से। कास्टिव वर्ब के बारे में पहले वीडियोस में चर्चा कर चुका हूँ, एक दो वीडियोस में बना चुका हूँ। तो कास्टिव वर्ब बना लेंगे, रिश्वत देनी पड़ती है। हैज टू हैव टू जो वाक्य पहले भी आया वो ऐसा बनाया है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता था, रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन कास्टिव वर्ब यहाँ थोड़ा जुड़ गया तो बन जाएगा, काम करवाने के लिए आजकल रिश्वत देनी पड़ती है। तो वन हैज टू ब्राइब, व्यक्ति को रिश्वत देनी पड़ती है। टू गेट वंस वर्क डन, अपना काम करवाने के लिए। नाउ डेज शुरू में, दीस डेज। तो गेट वर्क डन, काम करवाना। कास्टिव वर्ब जो पढ़ेंगे आप, कुछ वीडियोस हमने बनाए हैं दो, उनसे थोड़ा मदद लेंगे आगे जो पढ़ाया जाएगा। लेकिन हैज टू हैव टू भी पढ़ाया जाएगा। तो एक झलक है ट्रांसलेशन की, कल से प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ डाल करके चैप्टर चलेंगे। अब देखिए, तुमने एस के त्रिपाठी का नाम अवश्य सुना होगा, ऐसा हमने लिख दिया है। अभी तो शुड मस्ट आर टू के जो वाक्य बनाते हैं उनमें ऐसे, जैसे तुमने महात्मा गांधी का नाम अवश्य स्टोरी करने में ऐसे वाक्य मिल जाते हैं, तो मस्ट हैव का प्रयोग कर लेंगे। यू मस्ट हैव हियर द नेम ऑफ एस के त्रिपाठी, यू मस्ट हैव हियर द नेम ऑफ महात्मा गांधी। तुमने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा। तुम दिल्ली जरूर गए होगे, यू मस्ट हैव बीन टू दिल्ली, यू मस्ट हैव गॉन टू दिल्ली, ऐसे उसका यूज है ये। पिछले वर्ष हम देर रात तक पढ़ा करते थे। यूज टू या वुड का प्रयोग है आदत पे जो भूतकाल में प्रकट हो रही है। तो लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, वी यूज्ड टू रीड या वी वुड रीड देर रात तक, टिल लेट इन द नाइट, रात में देर तक। लास्ट ईयर वी यूज्ड टू रीड टिल लेट इन द नाइट, इसका ट्रांसलेशन है। और प्रेजेंट में उसको यूजेस टू या यूज टू कर लेते हैं, पास्ट में उसको यूज टू या वुड से बना लेते हैं। इनको फुटकर में आप पढ़ेंगे। और ये भी कम भी लिखे हैं वाक्य से, बहुत सारे छूटे हुए हैं, लेकिन वो फुटकर में अलग अलग पढ़ाए जाएंगे सब विधिवत। अगला वाक्य, कल मैं देर रात तक पढ़ता रहा, ये तो ये पास्ट इंडेफिनिट में है। पढ़ता रहा मतलब पढ़ना जारी रखा, जारी रखना कंटिन्यू टू। और कीप ऑन, गो ऑन, जारी रखना, उनके सेकेंड फॉर्म केप्ट ऑन, वेंट ऑन, कंटिन्यू टू का प्रयोग है। तो कल मैंने देर रात तक पढ़ना जारी रखा, कल मैं देर रात तक पढ़ता रहा। यस्टरडे आई केप्ट ऑन रीडिंग, यस्टरडे आई वेंट ऑन रीडिंग, देर रात तक, रात में देर तक, टिल लेट इन द नाइट। यस्टरडे आई केप्ट ऑन रीडिंग टिल लेट इन द नाइट, उसका ट्रांसलेशन हुआ। मुझे पता है कि तुम पास हो जाओगे, अब मुझे पता था कि तुम पास हो जाओगे। ये है सीक्वेंस ऑफ टेंस, कालों का अनुक्रम है। ये इंडायरेक्ट जैसा चलता है कि शुरू में प्रेजेंट या फ्यूचर तो बाद वाला टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन शुरू में अगर पास्ट में हो गया है तो फिर बाद वाला टेंस बदल जाएगा। और की लगा के बनाया तो नाउन क्लास भी है वो। तो मुझे पता है, आई नो, मुझे मालूम, मैं जानता हूँ, आई नो दैट, तुम पास हो जाओगे, यू विल पास। अब मुझे पता था, मुझे मालूम था, मुझे ज्ञात था, मुझे विदित था, मैं इस बात से अवगत था, आई न्यू कि तुम पास हो जाओगे। दैट वुड करना पड़ेगा, चूंकि पास्ट में पता था, हो गया दैट यू वुड पास।
शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए सीइंग द लाइन ही क्लाइंब द ट्री, सीइंग ए लाइन ही क्लाइंब द ट्री, उसके नियम समझाए जाएंगे। हो सकता है टाइम कितना ज्यादा हो रहा है वीडियो में, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए। और खाना खा करके बस हो गया तो हैविंग टेकन फूड ही स्लेप्ट, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि पहला काम करने में टाइम जब लगे और बाद वाला काम आराम से शुरू हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल है। पहला काम करने में समय ना लगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाए, दूसरा काम बहुत जल्दी शुरू हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए होता है और ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। अगला वाक्य देखिए, मुझे मेरी खोई हुई किताब मिल गई है, पास्ट पार्टिसिपल है। आई फाउंड माई लास्ट बुक, हुए या हुआ यहाँ भी आया है। और सोलोमन के दरबार में एक स्त्री रोती हुई आई, तो ए वुमेन केम वीपिंग इन द कोर्ट ऑफ सोलोमन, तो आईएनजी फॉर्म आया है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के लिए है। तो ऐसे वो जब पार्टिसिपल चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा उस विषय में। अभी तो आप झलक देखिए ट्रांसलेशन की। अब जैसे लिखा, अब लिखना बंद करो, ये जीरंड है, नानी ने आया हुआ है, स्टॉप राइटिंग नाउ, देखना ही विश्वास करना है, सीइंग इज बिलीविंग, ऐसे वाक्य वो जीरंड था। अब आगे देखिए, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, तो इन्फिनिटिव का प्रयोग कर दिया है उसमें। नीड माने जरूरत होना, टू नहीं लगेगा, ग्रामर जब आप पढ़ेंगे। और डेयर माने साहस करना, वहां भी टू नहीं लगेगा। हिंदी में तो नानी ने आ रहा है, इन्फिनिटिव में टू लगता, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा, विदाउट टू चलेगा ये। तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी शुद्ध है इसकी, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट टू गो देयर गलत है, यू नीड नॉट गो देयर सही है। और तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू से सो, इसका ट्रांसलेशन है, टू से नहीं आएगा। आगे देखते हैं, हम अच्छे दिनों के आने की आशा करते हैं और हम अच्छे दिनों के आने की आशा में जीते हैं। तो इसको दोनों को समझना है, हम अच्छे दिनों के आने की आशा करते हैं। होप शब्द को यहाँ पे वर्ब में लिखा गया, हम आशा करते हैं, तो वी होप क्या, फॉर द बेटर डेज, अच्छे दिनों की टू कमाने के लिए वी होप, हम आशा करते हैं, होप वर्ब है वहां पे, वी होप फॉर बेटर डेज टू कम, हम अच्छे दिनों के आने की आशा करते हैं। तो होप को अगर वर्ब में लिखा गया तो प्रीपोजिशन फॉर आएगा, लेकिन यहाँ पर हमने होप को नाउन में लिख दिया है, हम अच्छे दिनों की आने की आशा में जीते, तो वर्ब तो यहाँ जीना लिव है। आशा सिर्फ जो होप जो नाउन है वह संज्ञा है, इसलिए ऑफ लगेगा। कैसे बनाएंगे कि वी लिव, हम जीते हैं, इन द होप ऑफ बेटर डेज टू कम, होप के बाद में ऑफ आया है और वहां होप के साथ में फार आया है। तो मेरे समझाने का मतलब कि ग्रामर कितनी जरूरी अनुवाद करने में, ये मीनिंग जरूरी, तो ग्रामर और रीडिंग करने से बहुत अच्छे वाक्य भी मिल जाते हैं ये। और रीडिंग तो मैं करवाऊंगा जितना मेरे समझ में आएगा, और टीचिंग तो मैं वो करूंगा जो मैं प्लानिंग बना के करता चलूंगा उसमें, कि वो फायदेमंद हो, थोड़ा हट करके हो अन्य चैनल से। आप अन्य चैनल भी देखिएगा तो मिलाइए, कंपेरिजन करिए, कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ वैरायटी है, ऐसा आपको मालूम होगा। अब देखिए ये वाक्य है कि कौन जाने में कौन है, तो कौन जाने मतलब कौन जानता है, हु नोस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अंग्रेजी में दैट नहीं लिखेंगे, वह कौन है कॉम्प्लेक्स है, ये नाउन क्लास है। तो हु ही इज कैसे बनाया जाते, जब आप